वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। आज हम एक ऐसे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने अभी हाल ही में काफी नाम कमाया है। और हाँ, सही सुना आपने, आज हम सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, ना कि कोई फिल्म। स्क्विड गेम्स साल 2021 में रिलीज हुई एक कोरियन सर्वाइवल ड्रामा वेब सीरीज है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। इस सीरीज का कुल बजट $21 मिलियन का था, जबकि इसने ताबड़तोड़ 900 मिलियन की कमाई की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ स्क्विड गेम्स की वजह से क्रिप्टो करेंसी में 75,000% का जंप देखने को मिला था। तो चलिए स्क्विड गेम्स की कहानी को शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें इसका मुख्य किरदार सियोंग दिखाया जाता है। उसकी हालत देखकर ये साफ पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। सियोंग की माँ उसे उसकी बेटी के जन्मदिन के लिए कुछ पैसे देती है और बोलती है कि जाओ और अपनी बेटी को एक अच्छा सा तोहफा दो। पर वो पैसे बहुत कम होते हैं, इसलिए सियोंग अपनी माँ का ATM कार्ड चुरा लेता है और सारे पैसे निकाल लेता है। वो उन सब पैसों को हॉर्स की बेटिंग में लगा देता है, जहाँ वो 4 मिलियन वोंग जीत जाता है। वो अब बहुत खुश होता है कि वो अब अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकता है। पर तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, जिनको देख सियोंग भागने लगता है। वो भागते भागते एक लड़की से भी टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि उसने इन लोगों से काफी उधार लिया हुआ है, जो कि वो उन्हें वापस नहीं चुका पा रहा है। सियोंग उनको बोलता है कि उसके पास पैसे हैं और वो उनका उधार चुका देगा। लेकिन जैसे ही सियोंग अपनी जेब में पैसे निकालने के लिए हाथ डालता है, तो देखता है कि उसकी जेब फटी हुई है। वो समझ जाता है कि उसकी जेब उसी लड़की ने काटी होगी जो उससे भागते वक्त टकरा गई थी। अब ये लोग सियोंग को काफी मारते हैं और उसे 1 महीने की मोहलत देकर छोड़ देते हैं। अब सियोंग अपनी बेटी से मिलने जाता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। उसकी बेटी को भी उसकी हालत के बारे में पता होता है, इसलिए वो भी अपने जन्मदिन पर उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं करती है। वो अपने पापा से बहुत प्यार भी करती है। सियोंग अपनी बेटी को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं बैठ जाता है और दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगता है। वो एक बेंच पर बैठा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आके बैठ जाता है, जिसे सियोंग नहीं जानता था। वो आदमी सियोंग को एक खेल खेलने के लिए बोलता है और साथ ही में ये भी बोलता है कि अगर वो इस खेल में जीत गया तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा। सियोंग खेलने के लिए राजी हो जाता है और काफी बार हारने के बाद सियोंग वो खेल जीत जाता है। वो आदमी सियोंग को 1 लाख वॉन दे देता है और साथ ही में वो सियोंग को एक कार्ड भी देता है और बोलता है कि अगर और पैसा कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। सियोंग खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, जहां वो पैसे अपनी माँ को देता है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी उसके स्टेप फादर के साथ अगले साल हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल होने जा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग का डाइवोर्स हो चुका है। उसकी माँ उसे एक और बात बताती है कि अगर तुम कोर्ट में ये प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो तुम वापस अपनी बेटी की कस्टडी ले सकते हो। सियोंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो उस कार्ड पर छपे नंबर पर कॉल कर देता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में ले जाया जाता है। वहाँ उस कार में और लोग भी होते हैं। इन सबको बेहोश करके एक फैसिलिटी सेंटर में लाया जाता है, जहाँ इनके जैसे और 456 लोग होते हैं। इन सबको एक ड्रेस भी पहनाई जाती है। ये सभी 456 लोग इस गेम में खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं और इन सभी में एक बात कॉमन भी होती है कि इन सभी ने कर्जा लिया होता है। सियोंग तभी प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो एक बूढ़ा आदमी है। सियोंग उससे पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पैसों के लिए आया है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन अच्छे से जीना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि 2 प्लेयर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम साइब्यूक और दूसरा लड़का होता है जिसका नाम जैंग होता है। साइब्यूक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे चुरा लिए थे। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है और अपने पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने रेड जंप सूट और मास्क पहने होते हैं। वो लोग सबको बताते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ गेम्स खेलने होंगे और जो भी इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद सबसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है, जिसमें 3 रूल होते हैं कि कोई भी प्लेयर ये गेम छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरा कि अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके मुताबिक जो एलिमिनेट का मतलब है वो हम आपको आगे बताएंगे। और तीसरा रूल ये होता है कि अगर मेजॉरिटी लोग इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं तो ये गेम टर्मिनेट हो जाएगा।
अब इन सबको पहला गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सैंगवू से मिलता है। सियोंग उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसकी माँ ने सियोंग से ये बोला था कि सैंगवू बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। पहले गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है, जिसमें एक बहुत बड़ी डॉल होती है जो कि जब गाना गाएगी तो इन्हें मूव करना होगा और जब वो गाना बंद कर देगी तो इन्हें रुक जाना होगा, और अगर उस समय कोई हिलता हुआ पाया जाएगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में सब इसे एक आसान गेम समझ रहे होते हैं, पर तभी एक लड़का गाना बंद होने के बाद हिल जाता है और हिलने की वजह से उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसको शूट कर दिया जाता है। अब हमें यहाँ एलिमिनेट का मतलब पता चलता है। सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। गेम चलता रहता है, इसलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग ये भी समझ जाते हैं कि ये गेम पूरा करे बिना वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वो गेम खेलने लगते हैं। बचे हुए लोग किसी न किसी तरह समय रहते गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। मारे गए लोगों की डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 लोग ही बचे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, इसलिए ये सब वो गेम को छोड़ने की बात करते हैं। उस फैसिलिटी का लीडर फ्रंटमैन उन सबको वोटिंग करने के लिए बोलता है और बताता है कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को छोड़ना चाहेगी तो इस गेम को यहीं बंद कर दिया जाएगा। वोटिंग से पहले इन सबको वो प्राइज मनी दिखाई जाती है जिसके लिए ये सब गेम खेल रहे होते हैं। वो मनी 40 बिलियन वॉन होती है। वो ये भी बताते हैं कि अगर वो गेम छोड़कर चले जाएंगे तो पैसे मरे हुए लोगों की फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब वोटिंग शुरू होती है और मेजॉरिटी इस गेम को खेलने से मना कर देती है। सबको बांधकर वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से लाया गया था। अब अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो उनको सब बताता है। वो सब सियोंग को पागल समझने लगते हैं। सियोंग उन्हें वो कार्ड भी दिखाता है, लेकिन जब उस कार्ड पर छपे नंबर पर वो पुलिस वाला कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो रॉन्ग नंबर है। अब सियोंग वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। अब हम सैंगवू को देखते हैं जो अपनी माँ को छुप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ सियोंग आ जाता है। सैंगवू बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। उसने अपने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, जहाँ उसके सारे पैसे डूब गए हैं। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ के पैर में चोट लग गई है, लेकिन डायबिटीज का इलाज ना होने की वजह से वो चोट काफी ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर बोलते हैं कि उनका इलाज हो सकता है और उसके लिए उन्हें उनका पैर काटना पड़ेगा, पर उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सियोंग के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगने जाता है। उसकी एक्स वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। तभी वहाँ उसका पति भी आ जाता है। वो उसे बताती है कि सियोंग यहाँ पैसे मांगने आया है। सियोंग की एक्स वाइफ का हस्बैंड उसे पैसे देने जाता है और बोलता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। सियोंग पैसे लेने के बजाय उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी वहां आके ये सब देख लेती है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जिसने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में सियोंग की जान बचाई थी। वो अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है। उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। उसका फायदा उठाकर अली वहां से पैसे लेके भाग जाता है। वो अपने घर आकर अपनी पत्नी को पैसे देकर बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अब हमें साइब्योक को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान से मिलती है। दरअसल ये इंसान एक एजेंट है और साइब्योक की मदद कर रहा है उसकी माँ को नॉर्थ से साउथ में लाने की। साइब्योक का एक छोटा भाई भी है जिससे उसने वादा किया होता है कि वो अपनी माँ को कैसे भी करके यहाँ उसके पास लेके आएगी। अब इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। उसका भाई पिछले कुछ दिनों से लापता होता है, इसलिए वो तहकीकात करने के लिए अपने भाई के घर जाता है, जहाँ वो उसी कार्ड को देखता है जो कि उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। वो सियोंग से मिलने जाता है और उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता है। और जब वो अपने घर वापस जाता है तो उसे फिर से वही कार्ड दिखता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो फिर से उस गेम को खेलने जाएगा। अब सब प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। उधर वो ऑफिसर भी सियोंग का पीछा करते हुए उस शिप तक पहुंच जाता है, जहां वो एक गार्ड को मार के उसकी ड्रेस पहन लेता है और शिप पर चला जाता है। अब सबको फिर से उसी आइलैंड वाले फैसिलिटी सेंटर में ले जाया जाता है। अब हम देखते हैं कि साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं, जहां वो गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और वो एसी वेंट्स में होते हुए एक कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि वहां कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों
दोनों में कुछ पका रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ और पता लगाए, बाहर खड़े हुए गार्ड को शक हो जाता है। वो वॉशरूम में अंदर आ जाता है, पर साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड उससे पहले ही वहाँ वापस आ जाती हैं। इसके बाद साइब्यूक अपनी फ्रेंड को जब सब बता रही होती है तो सैंगवू उनकी बातें सुन लेता है और वो उनसे इसके बारे में पूछता है। साइब्यूक उसे सब बता देती है। अब हम देखते हैं कि इन सबको एक जगह लाया जाता है जहाँ इन्हें 4 शेप्स चुननी होती हैं। यहाँ पर सैंगवू को पता होता है कि गेम क्या है। वो सियोंग को बताता है कि सबको अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन्हें एक बर्तन दिया जाता है जिसमें वही शेप्स बनी होती है और गेम ये होता है कि इन्हें ये शेप निकालनी होती है बिना उसे डैमेज किए, और अगर वो उसे डैमेज करते हैं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सैंगवू आसान सी शेप चुन के उसे आसानी से निकाल लेता है। सियोंग भी किसी न किसी तरह उस शेप को निकाल लेता है तय समय रहते हुए। अब हम देखते हैं कि वापस आए 187 प्लेयर्स में से बस 108 लोग ही बचे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है जहाँ जैंग की एक लड़के से लड़ाई हो रही होती है और वो उसे लड़ाई में मार डालता है। इन्हीं प्लेयर्स में से एक प्लेयर डॉक्टर होता है जो कि मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर चाइनीज लोगों को बेचने का काम करता है। जब वो डेड बॉडीज को ले जाया करते थे तो कुछ डेड बॉडीज को चुरा के उनके ऑर्गन्स निकाल लेते थे। ये सब वो लोग छुप कर करते थे। फ्रंटमैन जो कि फैसिलिटी को लीड करता था उसे इसके बारे में नहीं पता था। ये लोग डॉक्टर को बचाने के लिए पहले ही उसे आने वाले गेम के बारे में बता दिया करते थे ताकि वो बच सके। यहीं पर एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया है जिससे ये सब आपस में लड़ेंगे और वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सैंगवू सियोंग और उसके दोस्तों को बुलाकर बोलता है कि वो रिलैक्स रहें और कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। उधर वो डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और वो उसे सब बता देता है जो कि गार्ड ने उसे बताया था। अब लाइट ऑफ हो जाती है और जैंग की टीम सबको मारना शुरू कर देती है। जैंग साइब्यूक को मारने जाता है पर तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और सबको रोक देते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि बचे हुए 108 लोगों में से अब सिर्फ 80 लोग ही बच पाए हैं। अब सबको तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। इन सबको 10-10 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। जैंग को पहले से ही गेम के बारे में पता होता है, इसलिए वो साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में लेने से मना कर देता है और वो सब लड़कों को अपनी टीम में रखता है। अब सैंगवू भी अपनी टीम बना लेता है। उन्हें एक प्लेयर की जरूरत होती है, इसलिए वो साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड को टीम में शामिल कर लेते हैं और अब इस गेम के बारे में बताया जाता है। ये गेम टग ऑफ वॉर का होता है। उन्हें अपनी सामने वाली टीम को खींचकर नीचे गिराना होता है। अब गेम शुरू हो जाता है। जैंग की टीम आसानी से इस गेम को जीत लेती है। अब सैंगवू की टीम की बारी थी। सब डरे हुए होते हैं क्योंकि इनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तभी वो बूढ़ा आदमी जो कि प्लेयर नंबर 1 है इन्हें बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर खेली है। वो उन सबको सही टेक्निक बताता है जिससे सैंगवू की टीम बहुत कोशिश करके वो टग ऑफ वॉर जीत जाते हैं। अब ये सब प्लेयर्स वापस चले जाते हैं जहाँ फिर से 30 मिनट बाद लाइट बंद होने वाली थी। सैंगवू बोलता है कि हमें यहाँ चौकन्ना रहना होगा और सियोंग बोलता है कि हम एक एक कर यहाँ पर पहरा देंगे। उधर जैंग थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसकी टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं। वो भी यही सोचकर चौकन्ना रहता है कि कहीं उसकी टीम के प्लेयर उसे ही ठिकाने ना लगा दें। अब फिर से उन सब गार्ड्स को दिखाया जाता है। वो सब एक डेड बॉडी से ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर गार्ड नंबर 28 और 29 भी होते हैं जिन्हें वो ऑर्गन्स लेके जाना होता है। वहीं ये सब गार्ड एक ज़ॉम्बी डेड बॉडी की बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि उस डेड बॉडी की सिर्फ एक ही किडनी थी। यहाँ पर गार्ड नंबर 29 वही ऑफिसर होता है जो कि अपने भाई को ढूंढने यहाँ आया होता है और इन सब बातों को सुनकर ऑफिसर को शक हो जाता है कि जिस डेड बॉडी की ये बात कर रहे हैं वो उसके भाई की है क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। इसके बाद 28 और 29 को ऑर्गन सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। टनल में जाते वक्त वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ बॉम्ब लगे हुए हैं। वो उसके बारे में 28 से पूछता है। नंबर 28 उसे बताता है कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो इसे ब्लास्ट कर देंगे। वो ऑफिसर नंबर 28 से और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है जिसकी वजह से नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है और वो उसे मास्क हटाने के लिए बोलता है। पुलिस ऑफिसर अपना मास्क हटा लेता है और नंबर 28 पर गन पॉइंट कर देता है। वो नंबर 28 से उस ज़ॉम्बी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि वो तो एक लड़की थी। साथ ही में वो उसे बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम से मिल जाएगी और फिर पुलिस ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। उधर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है पर इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में नहीं पता होता है जिससे डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड्स को मारने लगता है। वो लड़ाई में एक गार्ड को मार भी देता है पर तभी फ्रंटमैन दूसरे आदमियों के साथ उस डॉक्टर और दूसरे गार्ड को मार देता है। अब फ्रंटमैन को नंबर 28 की भी लाश मिल जाती है और वो समझ
समझ जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस आया है। उधर ऑफिसर वहाँ की तलाशी लेते लेते रिकॉर्ड रूम में चला जाता है, जहाँ वो सब रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक लिस्ट मिलती है जो कि विनर्स की लिस्ट होती है, जिसमें वो अपने भाई का नाम भी देखता है और वो समझ जाता है कि उसका भाई भी ये गेम खेल चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि बचे हुए प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। सब अपना पार्टनर चुन लेते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को मार्बल दिया जाता है और गेम ये होता है कि इन सबको अपने पार्टनर से बिना जोर जबरदस्ती किए हुए उसके सारे मार्बल्स लेने होते हैं और आखिरी में जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब हमें अली और सैंगवू दिखाए जाते हैं। वो दोनों ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें अली सैंगवू के सारे मार्बल जीत जाता है। सैंगवू समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए वो अली को कन्विंस कर लेता है कि जो भी प्लेयर हारेगा वो उसका रीमैच करवाएंगे। वो धोखे से अली के सारे मार्बल्स ले लेता है और गार्ड्स को दे देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और जब अली मार्बल्स चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं और वो समझ जाता है कि सैंगवू ने उसे धोखा दे दिया। उधर प्लेयर नंबर 1 काफी घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर जाना शुरू कर देता है। सियोंग मुश्किल से उसे समझाता है और खेलने के लिए मना लेता है। ये दोनों भी ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें वो बूढ़ा आदमी उसके सारे मार्बल्स ले लेता है और आखिरी में जब उसके पास थोड़े ही मार्बल्स बचते हैं तो वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। यहाँ पर सियोंग धोखे से उस बूढ़े आदमी के सारे मार्बल्स ले लेता है, पर वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक होता है। वो एक आखिरी मार्बल छुपा कर रखता है। सियोंग उसको फिर से एक बार खेलने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देता है और आखिर में सियोंग हार कर उसे अपने सारे मार्बल्स दे देता है, पर वो बूढ़ा आदमी फिर से सारे मार्बल्स सियोंग को दे देता है। अब हम देखते हैं कि सैब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड एक गेम खेल रही होती है, जिसमें उन्हें एक दीवार के पास मार्बल फेंकना होता है और जो दीवार के सबसे नजदीक मार्बल फेंकेगा वो जीत जाएगा। पहले सैब्यूक मार्बल फेंक देती है, लेकिन जब उसकी फ्रेंड की बारी आती है तो वो मार्बल वहीं गिरा देती है। सैब्यूक उससे बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और वो उसे फिर से खेलने के लिए बोलती है, पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम्हारा भाई छोटा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब हम देखते हैं सारे हारे हुए लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब सब प्लेयर्स फिर से उसी कॉमन रूम में आ जाते हैं, जहाँ एक लड़की जैंग को बुली कर रही होती है। ये लड़की सैब्यूक की भी फ्रेंड होती है। उधर फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उसी पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। तभी फ्रंटमैन को ये भी जानकारी मिलती है कि सभी वीआईपीज आ गए हैं, इसलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने चला जाता है। उन्हें एक कॉमन रूम में छोड़ने के बाद फ्रंटमैन उनके आने की खबर एक आदमी को देने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो कोई और है और इस खिलाड़ी की जानकारी हम आपको सीरीज के आखिर में देंगे। अब अगले दिन फिर से उन्हें अगले खेल के लिए ले जाया जाता है, जहां 1 से लेकर 16 तक नंबर होते हैं और इन सभी प्लेयर्स को वो नंबर चूज करने होते हैं। इन नंबर्स के मुताबिक ही सभी प्लेयर्स की गेम खेलने की बारी आने वाली थी। आखिर में 2 नंबर बचते हैं, एक तो पहला और दूसरा 16वां। यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है जो उसे बोलता है कि एक नंबर उसको चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आया था, इसलिए सियोंग उसे वो नंबर दे देता है। अब हम इस गेम को देखते हैं, जिसमें इन सबको दिए हुए टाइम में एक ब्रिज के दूसरी साइड पर जाना है। वो ब्रिज 2 तरह के ग्लास से बना होता है, एक सिंपल ग्लास और दूसरा पॉलीकार्बोनेट ग्लास। आम ग्लास पर पैर रखते ही वो टूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे। अब गेम शुरू हो जाता है, सब एक एक कर मरने लगते हैं। अब जैंग डर के मारे आगे नहीं बढ़ता है और सब उसके पीछे फंस जाते हैं, मतलब अगर जैंग आगे नहीं बढ़ेगा तो सब मारे जाएंगे। तभी जैंग के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसे कॉमन रूम में बुली कर रही थी और वो उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो ऐसा कहकर जैंग को पकड़ती है और नीचे गिर जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड और ऑर्डिनरी ग्लास कौन सा है, लेकिन जब ये बात फ्रंटमैन को पता चलती है तो वो लाइट्स बंद कर देता है। अब सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है, जिससे उसे आखिरी स्टेप के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से सैंगवू, सियोंग, सैब्यूक उस पार पहुंच जाते हैं। ग्लास टूटने की वजह से तीनों घायल हो जाते हैं, जिसमें सैब्यूक ज्यादा घायल हो जाती है। उधर वो ऑफिसर वीआईपी के एक सर्वेंट को मारकर उसका मास्क पहन लेता है, पर एक वीआईपी को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो वीआईपी को उसे मास्क उतारने के लिए बोलता है। वो ऑफिसर अपना मास्क उतार देता है और उस वीआईपी को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। इस बात का फ्रंटमैन को भी पता चल जाता है, इसलिए वो उस ऑफिसर का पीछा करता है। वो ऑफिसर एक आइलैंड पर पहुंचकर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाता है और फ्रंटमैन उस ऑफिसर को उस आइलैंड पर पकड़ लेता है। वो उसे उनके साथ चलने के लिए बोलता है, मगर वो ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। अब हम देखते हैं कि फ्रंटमैन अपना मास्क उतार
तलवार देता है और ऑफिसर उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है। अब वो उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। उधर हम साइब्यूक को देखते हैं जो कि ग्लास लगने की वजह से काफी इंजर्ड हो जाती है और उसका बहुत खून भी बह रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बच्चे प्लेयर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और वहीं उनको एक एक नाइफ भी दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब ये तीनों एक दूसरे को मारकर ये गेम खत्म कर सकते हैं। उधर ये दोबारा अपने कॉमन रूम में आ जाते हैं जहाँ सियोंग देखता है कि साइब्यूक की हालत बहुत खराब होती है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलके सैंगवू को हरा देंगे और यहाँ से निकलकर पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। साइब्यूक सियोंग को बताती है कि उसका एक छोटा भाई है जिसे वो एक ऑर्फनेज में छोड़कर आई है और उनमें से जो भी यहाँ से जिंदा जाएगा उसे उनके परिवार का ख्याल रखना होगा। ये कहते ही साइब्यूक की हालत खराब होने लगती है। सियोंग मदद लाने के लिए वहाँ से चला जाता है पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि सैंगवू साइब्यूक को मार चुका है। वो टूट जाता है। अगले दिन इन दोनों को आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। इस गेम का नाम स्क्विड गेम होता है जिसमें इन्हें या तो मारना होगा या मरना होगा। सैंगवू और सियोंग के बीच काफी फाइट होती है लेकिन जब सैंगवू की हालत खराब होने लगती है तो सियोंग उससे लड़ने से मना कर देता है और बोलता है तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, लेकिन सैंगवू खुद को मार लेता है। सियोंग ये गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन उसको बधाई देता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीत जाओगे। सियोंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड होता है। जब वो उसमें पैसे चेक करता है तो देखता है कि उसमें 45 बिलियन वॉन होते हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। अब हमें कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम सियोंग को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसने अभी तक उन पैसों को हाथ नहीं लगाया है। तभी हम देखते हैं कि एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और उसे एक कार्ड देती है। ये वही गेम वाला कार्ड होता है। उस कार्ड पर एक एड्रेस लिखा होता है और जब सियोंग उस एड्रेस पर जाता है तो वहाँ उस प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी को देखता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब उसी बूढ़े का प्लान था और वो इंसान था जिसे फ्रंटमैन रिपोर्ट कर रहा था। वो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो गया था और ये हमने इसलिए डिजाइन किया ताकि मैं सबको मरता हुआ देख सकूं और मैं ये सब बहुत करीब से देखना चाहता था, इसलिए मैंने इस गेम में पार्टिसिपेट भी किया था। और वो ये भी बोलता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं। इसके बाद सियोंग साइब्यूक के भाई के पास जाता है जिसे वो लेके सैंगवू की माँ के पास जाता है और बोलता है कि इसका ख्याल रखना। वो उनको बहुत सारे पैसे भी देता है। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ उसे वही आदमी दिखता है जिसने उसे शुरुआत में कार्ड दिया था, पर इससे पहले वो उसे पकड़ता वो वहाँ से चला जाता है। सियोंग उस कार्ड पर फिर से कॉल करता है और पूछता है कि तुम सब कौन हो, पर वहाँ से आवाज आती है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो इस प्लेन पर चढ़ जाओ और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी कहानी पसंद आई होगी और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।